हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर चल रहा है सांतत्य एवं अवकलनीयता। तो एक सवाल है हमारे पास यहाँ पर, देखिए उदाहरण नंबर कौन सा बेटा? उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 में है आपके सामने फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो बेटा इसके अंदर दो फलन मिले हुए हैं, एक एक्स पर निर्भर कर रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर निर्भर कर रहा है, एक्स स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है कौन? साइन। तो यहाँ पर दो फलन है, दो फलनों का फलन कहलाता है संयुक्त फलन। क्या कहलाता है? तो ये संयुक्त फलन है, मगर मैं आपको संयुक्त फलन की थ्योरी से नहीं बता रहा हूँ। अगर ये आपको प्रश्न पूछने को आ गया कि सिद्ध करो कि ये जो फलन है क्या है? सतत है। क्या है भाई साहब? सतत है। जिस बिंदु पर सतत बोले, जैसे फिलहाल किस बिंदु पर बोला है कि नहीं बोला है? एक्स इक्वल टू ठीक है, ठीक है, मतलब किसी बिंदु पर सतत नहीं बोला गया, मतलब रेंडमली हम जो है एक बिंदु ले लेते हैं। समझ में आया ना? x इक्वल टू सी। क्या ले लेते हैं? x इक्वल टू सी। तो चलिए f ऑफ c निकालते हैं। तो f ऑफ c इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ऑफ c का स्क्वायर। वेरी सिंपल, तो साइन c स्क्वायर हो गया है। अब दूसरा निकालेंगे दाईं सीमा, यानी f ऑफ c प्लस h, और बाईं सीमा क्या होगी? f ऑफ c माइनस h। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पर x होता है वहां रखते हैं क्या? साइन c प्लस h। तो यहां देखो भैया, साइन c प्लस h का क्या हो गया? होल स्क्वायर। ठीक है ना जी? और अंदर कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस h का होल स्क्वायर। चलिए अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो बोलिए कितना हो गया? साइन c स्क्वायर। और ये भी कितना हो गया? साइन c स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है? प्रत्येक बिंदु पर क्या है? सतत है। अब रही बात आपकी बुक में जो इसके लिए थ्योरी दी गई है, मैं उसको बता देता हूं। देखिए क्या है ये थ्योरी। ये फलन में दो फलन मिलके बने हुआ है। ये जो फलन है ये दो फलनों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये दो फलन कौन कौन से हैं? एक का नाम मैं ले लेता हूं एक का नाम मैं ले लेता हूं फिलहाल। जैसे अब आप कहोगे इसका नाम एफ एक्स है सर, तो इसका नाम आप एफ एक्स मत लो। एक का नाम मैं ले लेता हूं जी एक्स। जी एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स। जी एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स। और एक का नाम मैं ले लेता हूं एच एक्स। एच एक्स मतलब कितना है? एक्स स्क्वायर। ये मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना संयुक्त फलन, ये क्या है? संयुक्त फलन। ये इन दोनों से मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बना है। अब कैसे बना है देखो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे ये फलन बनेगा, क्योंकि स्क्वायर आपको इनपुट में देना है, इसलिए स्क्वायर तो देना पड़ेगा। समझ गए ना? ये x पे निर्भर नहीं कर रहा है, x के किस पे निर्भर कर रहा है? स्क्वायर पे। क्वेश्चन देख के आप फलन छांटेंगे अलग अलग, बट आपके सिलेबस से हट गया, इसलिए इसकी जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इससे कर दीजिएगा, बट वो आप पूछ रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो जी एक्स हो गया बेटा ये, और एच एक्स हो गया है। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स मतलब पहले h निर्भर करेगा x पे, और एच एक्स पे कौन निर्भर करेगा? जी। अरे बोलो भाई, x का पापा फलन एफ एक्स, बोलो हाँ। और एफ एक्स का भी पापा फलन जी ऑफ एफ एक्स। यस और नो? जी ऑफ एफ एक्स, यस और नो? एक्स का पापा बन गया एफ एक्स, और एफ एक्स का पापा फिर से बन गया क्या? जी ऑफ एफ एक्स। तो ये देखा जाए तो इसके साथ इसकी कैसी रिश्तेदारी है? दादा की। किसकी रिश्तेदारी है? दादा की। तो यहां पर भी दो फलन है भाई साहब। सबसे पहले x पर निर्भर कर रहा है कोई फलन, तो x से बन के क्या आया है? एक्स स्क्वायर। क्या आया है बेटा? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या अप्लाई हुआ है? साइन। क्या अप्लाई हुआ है? साइन। तो क्या बन गया है? साइन एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो? तो दो फलन का क्या है? ये कंपोजिशन है, संयुक्त है, ये संयुक्त फलन है। कैसा फलन है? संयुक्त फलन है। हालांकि संयुक्त फलन मेरे सिलेबस से हट गया एमपी बोर्ड से, चलो फिर भी देख लेते हैं बेटा। तो जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स क्या होगा बेटा? जी ऑफ एच एक्स। चलिए तो देखिए जी एच एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर है। तो जी के इनपुट के रूप में कौन कार्य करेगा? एक्स स्क्वायर। और जी एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स। तो साइन का एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अब काम की बात क्या है, ध्यान से देखिए, ये कैसा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन। तो साइन एक्स क्या होता है? सतत होता है। साइन एक्स क्या होता है? सतत होता है। एक्स स्क्वायर भी क्या है? सतत है। बहुपद फलन कल ही बताया था मैंने कि सारे बहुपद फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं। तो दो सतत फलनों का जो कंपोजिशन होगा, जो संयुक्तकरण होगा, वो भी क्या होगा? एक सतत फलन होगा। तो ये लाइन आपकी किताब में लिखी हुई है, और अगर आपको डर लग रहा है तो ये वाला जिंदाबाद। हाँ हाँ, अगर दो फलन एक सतत है एक असतत है, तो उनका संयुक्त फलन असतत होगा। केवल सतत का ही सतत होगा, बाकी का क्या होगा? असतत होगा। ठीक है ना? हाँ, असतत का असतत ही होगा।
अगर दो असतत हैं उनका आप संयुक्त फलन बना रहे हैं तो भी असतत होगा। चलिए देखिए बच्चों, 20वां सवाल मैं बता रहा हूं। 20वां सवाल बढ़िया सवाल है, उदाहरण नंबर 20। आपको क्या है मालूम बच्चों, जब एक्चुअली ऐसा सवाल आपके सामने आता है ना तो आप लोग क्यों परेशान हो जाते हो? बिकॉज कंसेप्चुअली आपने नहीं पढ़ रखा है, आपने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, इसलिए मॉड एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, हाँ, मतलब जहाँ पे तो ये आपको एकदम से नए नए दिखते हैं कि हे भगवान ये क्या आ गया। अब जैसे इस बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, आपको देख करके लगेगा यार ये क्या है, डंडे पे डंडा है ना, मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये कह रहा है कि बताइए कि एक सतत फलन है। तो बस इसके दो प्रकार हैं भाई सब करने के, इसको करने के दो प्रकार हैं। करने के कैसे दो प्रकार हैं इसके? या तो आप इसको सिंपल किसी भी बिंदु सी पर ले लो, किसी भी बिंदु क्या ले लो, सी पर ले लो और हल कर लो, ठीक है। और नहीं तो बिंदु सी पर नहीं लेना है तो मैंने जो अभी एक और तरीका बताया है कि ये दो फलनों का क्या है, एक कंपोजिशन है। दो फलनों का क्या है, कंपोजिशन है। समझ में आया? तो एक फलन देखिए मैं आपके सामने ले रहा हूं, एक फलन मैं ले रहा हूं जी एक्स क्या ले रहा हूं, मॉड एक्स। जी एक्स क्या ले रहा हूं, मॉड एक्स। अब सबसे पहले आपको जी एक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मॉड एक्स सतत है कि असतत है? मॉड एक्स सतत है कि असतत है? भाई सतत है ना। मॉड एक्स का ग्राफ तो कम से कम मत भूलो भाई मेरे, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, है ना जी। और अगर आप मॉड एक्स को भूल रहे हैं, आप सतत नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस उतनी की नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स तो बार बार आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा। जैसे खाने में नमक यूज होता है वैसे इस चैप्टर में मॉड एक्स यूज होगा बार बार, तो आपको उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि मॉड एक्स जो होता है सतत होता है। और निकालते हैं अपन हर बिंदु पे, जीरो पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट करके अपन निकाल लेते हैं। फिलहाल आइए इस बात पे। तो ये हो गया भैया मॉड एक्स, तो मॉड एक्स सतत है, पहला फलन आपने मान लिया। दूसरा फलन मैंने मान लिया भाई साहब एच एक्स। क्या मान लिया मैंने? एच एक्स मैंने ये अंदर की बात पूरी मान ली। एच एक्स बराबर 1 माइनस एक्स प्लस कितना, मॉड एक्स। ये पूरा का पूरा फलन मान लिया मैंने एच एक्स। अभी आएगा ये चीज समझ में, ये इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। और दूसरी बात क्या हुआ है कि ये संयुक्त फलन आपके सिलेबस से हट गया तो उसकी प्रैक्टिस हुई नहीं, ठीक है ना। तो देखा जाए कि अगर संयुक्त फलन हट चुका है तो रूल के अकॉर्डिंग ये सवाल भी आपके उसमें पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि संयुक्त फलन हट गया तो भैया बच्चा कैसे करेगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो चलिए देखिए, ये हो गया, ये दूसरा फलन हो गया है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। दूसरा फलन ऐसा मैंने मान लिया है। अब भाई बात ये कैसा है, ये सतत है कि नहीं है? आइए तो तीन फलनों पर विचार करते हैं। ये तीन फलनों के योग से या अंतर से मिलकर बना हुआ है। वन कैसा फलन है? कांस्टेंट फलन, नियतांक फलन, अचर फलन। अचर फलन हमेशा क्या होता है, सतत। एक्स बहुपद हमेशा सतत। मॉड एक्स अभी बताया सतत। तो सतत प्लस सतत या सतत माइनस सतत कुछ भी हो, सतत का प्लस या माइनस क्या होता है हमेशा, सतत। तो ये भैया ये भी सतत है और ये भी क्या है, सतत है। अब आपके सामने मैं दो सतत फलनों का कंपोजिशन बना रहा हूं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा जी ऑफ एच एक्स। क्या सी रख करके देखो, हाँ इसमें आप सी प्लस एच सी माइनस एच भी रख करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक्स इक्वल टू सी लेकर के कर लीजिए। अगर आगे आपके पास ये दिमाग नहीं चल रहा है संयुक्त फलन का तो आप सी प्लस एच सी माइनस एच रख लीजिए, आंसर आपका वही आ जाएगा। बोलिए जी हाँ, यस और नो, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है ना। बट इसमें ठीक है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये हो गया, बट ये सरल तरीका इसलिए मैंने इसको पहले प्रेफर किया बताना। आइए देखते हैं जी ऑफ एच एक्स। बेटा जी ऑफ एच एक्स का मतलब होता है एक्स पर कौन डिपेंड कर रहा है, एच, और एच एक्स पर कौन डिपेंड कर रहा है, जी। समझ में आया? मतलब एच के लिए इनपुट कौन है, एक्स। एच फलन एच के लिए इनपुट कौन है और फलन जी के लिए इनपुट कौन है, यस, बस यही है। तो आइए भाई साहब सबसे पहले हम रखते हैं यहां पर क्या, एच एक्स। एच एक्स क्या बताइए, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। बोलिए है कि नहीं है? ये मैंने किसकी जगह रख दिया, एच एक्स की जगह। बोलिए ऐसा नो। अगर आपके पास कोई फलन में दे देता जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और मैं बोलता बेटा जी वन की वैल्यू निकालो, तो तुम सीधे सीधे एक्स की जगह क्या छापते, 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3। अगर मैं आपसे बोलता जी 2 तो एक्स की जगह पे क्या आप छापते, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बोले तो 6, है ना। अगर मैं 3 दे देता तो क्या छापते, 3।
तो अभी मैं आपको क्या छापने के लिए बोल रहा हूं, ये ना, तो क्यों किस चीज की शर्म और चिंता, छापो ना भाई। भाई जी एक्स क्या है आपका, मॉड एक्स है कि नहीं है, तो एक्स की जगह पूरा रखना है कि नहीं रखना। अगर मैं बोलता जी हाथी रख दो, तो तुम इसके अंदर जहां एक्स है वहां पे हाथी रख देते, मॉड हाथी, यस और नो। तो अभी जी के अंदर ये है, तो भैया आंसर कितना आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस कितना, मॉड एक्स। ये भी सतत, ये भी सतत, और दो सतत फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, बस लिख दो। चूंकि अपना फलन जो आया है ये दो फलनों का संयुक्त फलन है, अतः क्या होगा, सतत होगा। चलो जी अगला बताओ क्या डाउट है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्रमांक है बेटा, 5.2 का प्रश्न, 10वां प्रश्न जो है, देखिए उसमें आपसे बोला गया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक एक्स की अवकलनीयता चेक करनी है। कहां पर चेक करनी है, पूर्णांकों पर। कहां पर चेक करनी है, पूर्णांकों पर। अरे बोल दो भैया, वहीं से बोल दो। ठीक है चलिए, 0 से बड़े और 3 से छोटे, तो इसके अंदर भाई इक्वल तो नहीं लगा इनमें किसी में। चलिए तो देखिए x बराबर 1 और x बराबर 2, क्योंकि 0 से 3 के बीच में दो पूर्णांक आएंगे 1 और 2, ठीक है ना। अब देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई बिंदु c भी ले लेते हैं, कोई बिंदु c भी ले लेते हैं, तो f ऑफ c प्लस h, जिसको बोलते हैं दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ c प्लस h। याद आया किस पे टूटता था, c पे। किस पे टूटता था, c पे। तो यदि आप यहां पर मॉड ऑफ 1 प्लस h लेंगे तो 1 से कुछ छोटा सा बड़ा 1.01 किस पे टूटेगा, 1 पे टूटेगा। मैं हर पूर्णांक की बात कर रहा हूं, बाकी आप इसमें एडजस्ट कर लेना। अब दूसरी बात करता हूं, f ऑफ c माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा यहां पे क्या आएगा, c माइनस h, c से छोटा टूटेगा, कहां पर टूटेगा बोलो, c माइनस 1 पे। क्या दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। अब जब दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं है तो फलन क्या होगा, असतत होगा, और असतत फलन कभी भी अवकलनीय होते नहीं है, क्योंकि यदि कोई जिस बिंदु पर टूटा हुआ है तो वो कैसे खींचोगे स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा नहीं खींच पाओगे तो उसका ढाल कैसे निकालोगे। याद आया, पहली क्लास याद है, ठीक है भैया, नोट करिए, नोट करिए। चलिए अगला देखिए भैया, मैं क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है ये, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए एफ एक्स बराबर, पहला है ए एक्स प्लस 1, कब, जब x लेस देन और इक्वल टू 3, और बी एक्स प्लस 3 कब, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है। लो भाई, सबसे लास्ट वाली लाइन है मेन इसकी, इसने पहले ही कह दिया। अभी तक आपको मैंने जितने क्वेश्चन कराए मैंने कहा कि चेक करो कि सतत है या नहीं है, बट इसमें पहले से ही कसम खा रहा है कि फलन क्या x इक्वल टू 3 पर सतत है। बड़ी 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 अच्छी बात है भाई, तुमने अगर गारंटी ले ली कि फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है, मतलब फंक्शन का 3 पर मान बराबर 3 पर बाईं सीमा बराबर 3 पर दाईं सीमा। कहो हाँ या ना, बोलो जोर से, हाँ या ना। हाँ भाई, फलन का 3 पर मान बराबर फंक्शन की बाईं सीमा बराबर फलन की दाईं सीमा, क्योंकि कोई 3 पर सतत है या किसी भी बिंदु पर सतत है तो उस पर दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान क्या होता है, बराबर। हाँ या ना। चलिए तो f ऑफ 3 का मान निकाल लेते हैं। मेन स्टेटमेंट अपना नंबर ये है, इसको निकाल ए दे दीजिए। अब आइए f ऑफ 3 का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो f ऑफ 3 का मान कौन देगा, यही देगा, क्योंकि इक्वलिटी इसी पे बैठी हुई है। तो f ऑफ 3 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1, जिसको लिख सकते हैं हम कितना, 3a प्लस 1। ये हो गया f ऑफ 3 का मान। अब निकालते हैं बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई बाईं सीमा मतलब 3 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, यही तो है। तो क्या हो गया, a x प्लस 1, बट x की जगह क्या आएगा, 3 माइनस h प्लस कितना बेटा, 1। थोड़ा सा इसको हल कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक ना। a इंटू 3 3a माइनस कितना बेटा, ah
प्लस कितना 1, h का मान 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल कितना बन जाएगा 3a प्लस 1। ये हो गई बाईं सीमा, हुई कि ना हुई। अब इसके बाद दाईं सीमा निकालते हैं, RHL मतलब f ऑफ कितना 3 प्लस h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट में ना काय कोई 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, ये लगेगा bx प्लस 3, बोलिए हाँ। तो b इंटू 3 प्लस h प्लस कितना 3, ठीक है जी b इंटू 3 प्लस h, तो सॉल्व कर दो इसको, कितना हो गया 3b प्लस बी एच प्लस कितना 3 और लिमिट h टेंड्स टू 0 ही है, h का मान 0 पुट कर दीजिए, बोलिए कितना आ गया 3b प्लस 3। यस और नो? क्या है सवाल, a व b का मान ज्ञात कीजिए, a व b का मान ज्ञात कीजिए कि संबंध ज्ञात कीजिए, मेरे ख्याल से संबंध ज्ञात कीजिए होगा। देखो जरा सवाल में, चलो ठीक है, a व b के मान ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए अभी अपने पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ये 3a प्लस 1 आ चुका है, ये 3a प्लस 1 आ चुका है और 3b प्लस 3 आ चुका है। जरा दिखाना क्वेश्चन। हाँ, a व b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो दिया गया फलन है वो परिभाषित है। ओके, दिया गया फलन परिभाषित है, बिल्कुल सही है भाई। तो अब देखिए कि हमारे पास ये स्टेटमेंट जो लिखा है f3 इक्वल टू f3 माइनस h इक्वल टू f3 प्लस h, आ जाइए स्टेटमेंट नंबर ए से, यानी कि समीकरण ए से, क्योंकि हमने हमारा काम क्या था, हमने दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान निकाल दिया। आगे कंटिन्यूटी जो है आपके हिसाब से चलेगी, इसके हिसाब से, क्योंकि आपने खुद कह रखा है कि फलन सतत है, फलन सतत है मतलब दाईं बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होगा। तो फलन का मान कितना भाई साहब 3a प्लस 1 बराबर, ये हो गया जी 3a प्लस 1 इक्वल टू कितना 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस कितना जी 3। अरे ये दोनों स्टेटमेंट तो एक ही हैं, बोलो जी हाँ। तो इनको दो बार लिखने से क्या मतलब, एक बार ही लिखो ना। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू कितना 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। चलिए इसको ले आइए, 3a माइनस 3b इक्वल टू कितना बेटा 2, 3 कॉमन ले लीजिए, a माइनस b इक्वल टू कितना 2, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना 2/3। बेटा आंसर चेक करो, a और b में संबंध आ रहा, मान दे पाना ऐसे अलग अलग पॉसिबल नहीं है, a व b में संबंध आ रहा है इसमें आंसर में। हाँ, तो देखिए आपके उत्तर माला में जो उत्तर दिया है वो दिया गया a इक्वल टू बी प्लस 2/3। तो ऐसे a और b के अलग अलग मान संभव नहीं, मगर a और b के मध्य में क्या संबंध संभव है, क्या संभव है संबंध। तो मोर करेक्ट भाई साहब हिंदी में इनका आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए था कि a व b के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने में ये फीलिंग आती है कि हमें वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अब भाई आपका समीकरण एक ही तो बन रहा है, दो समीकरण बनते तो हम निकाल लेते मान, एक समीकरण में भला कैसे मान निकालने। तो एक समीकरण में केवल क्या आएगा, संबंध आएगा, मान नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका था संबंध ज्ञात करने के लिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो टिग्नोमेट्री पर बेस्ड है पूरा, मतलब जिनको टिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया ज्ञान है। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ देता हूं। कोसाइन यानी कि भैया कोसाइन यानी कि कॉस एक्स। तो एक फंक्शन ले लीजिए भाई साहब एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरा कोसाइन हो गया, दूसरा है सीकेंट है, यानी एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। सीकेंट का नाम क्या होता है, सेक एक्स, है ना। और कोटेंजेंट अच्छा कोसिकेंट भी है, तो एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। और भाई अगला क्या है, कोटेंजेंट, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। कह रहा इन फलनों के सांतत्य पर विचार करो, इन फलनों के सांतत्य पर विचार करो। आइए जी देखते हैं। तो आपके पास पहला फलन है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये ग्राफ से होगा बेटा। तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी इसका डोमेन होता है। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, और 1 से लेके इस तरीके से सांप दौड़ता है आगे भी और पीछे भी। क्या इस ग्राफ को बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, समझ में आ गया ना। मतलब ये फलन कैसा है बेटा जी, सतत है। कैसा फलन है, सतत है। अब ग्राफ, बिना ग्राफ के आप ले लीजिए, लिमिट मान लीजिए x इक्वल टू सी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, x इक्वल टू सी ले लीजिए। तो यदि आप f ऑफ c निकालेंगे तो बोलिए कितना आएगा, cos c, हाँ है ना। f ऑफ c प्लस h कर देंगे तो cos ऑफ c प्लस h, s का मान 0 रख देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, cos c। और उसके लिए बट एक लाइन लिख लेना cos c प्लस h के लिए। कैसे लिखोगे, f ऑफ c प्लस h इक्वल टू cos c प्लस h। इसको पहले तोड़ना cos a प्लस b के फॉर्मूले से, cos c इंटू cos h
लिमिट h टेंस टू 0 रखना मत भूलना, बहुत जरूरी है। हाँ, cos c cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन सी इंटू कितना साइन h। बोलो जी हाँ। अब वैल्यू पुट करो, cos ऑफ c, h का मान 0 पुट किया, cos 0 का मान कितना 1 माइनस साइन c और साइन 0 का मान कितना, ये निपट गया, केवल क्या बचा cos c। आ गया समझ में? तो ये हो गया cos c प्लस h। सेम टू सेम cos c माइनस h के लिए निकाल लोगे, आ जाएगा। तो एफ सी बराबर cos एफ सी प्लस एच इक्वल टू एफ सी माइनस एच। तो हर बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। बोलिए यस और नो। आ गया समझ में? अब इधर ध्यान से देखो, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स का मतलब होता है एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स। इस फलन की सफलता के लिए कॉस एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बोलो जी हाँ, क्योंकि 1 अपॉन 0 बराबर क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये वैलिड हो, है ना, एफ एक्स वैलिड हो, तो एफ एक्स के वैलिड होने के लिए कॉस एक्स का मान कभी भी 0 होने नहीं देंगे। और कॉस एक्स का मान 0 कहाँ कहाँ पर होता है, ये देखो 0, ये देखो 0, ये देखो 0, ये देखो 0। ये क्या है पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2, सुन रहे हो? ये क्या है 5 पाई बाई 2, ये क्या है 7 पाई बाई 2। मतलब सब कुछ होगा मगर x का मान ऑड पाई बाई 2 होने नहीं देंगे। ऑड पाई बाई 2 का मतलब होता है 2n माइनस 1 पाई बाई 2। समझ में आया? तो इसलिए ये फलन इन बिंदुओं पर असतत होगा। कौन? सेक एक्स। इन बिंदुओं पर क्या होगा, असतत होगा। इनको ऐसे ही निकालना है, इन बिंदुओं पर असतत होगा। ठीक है जी। चलिए अब अगला देखिए कॉसेक एक्स। फिर से वही भाई, कॉसेक एक्स मतलब 1 अपॉन कितना साइन एक्स। बोलिए हाँ। अब 1 अपॉन साइन एक्स यहीं पर फेल हो गया, क्योंकि साइन एक्स का मान 0 हो जाता है। साइन एक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपने जो डोमेन नहीं बताई है हमें, या आपने डोमेन जो दी है, तो साइन एक्स का मान 0 भी हो जाएगा। और जब जब साइन एक्स का मान 0 होगा तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब देखते हैं कि कहां कहां पर बैंड बजेगी फंक्शन की। तो साइन एक्स बराबर 0 यानी एक्स बराबर कितना होता है, एन पाई। बोलो हाँ। साइन का ग्राफ देख लो भाई साहब, भूल गए हो तो। हाँ, 1 पाई 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, हाँ है ना आंसर। साइन एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू कितना बेटा, एन पाई। बोलो हाँ है ना। तो इस फलन के वैलिड होने के लिए साइन एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन एक्स को साइन एन पाई नहीं होना चाहिए, तो एक्स को एन पाई नहीं होना चाहिए। मतलब इन बिंदुओं पर एन पाई यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन सब पर फलन क्या होगा, असतत होगा। क्या होगा, आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अगला क्या भाई साहब, कॉट एक्स। अगला क्या है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का मतलब होता है बेटा कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू अगर आप चाहते हो कि वैलिड हो, तो साइन एक्स कभी 0, तो फिर से वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का मान 0 नहीं होने देना है। जहां जहां पर साइन एक्स का मान 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो ये बिल इसमें जितना दिया है केवल उसमें कौन सा फलन सतत है, कॉस एक्स। बाकी ये सब क्या है, असतत। केवल कॉस एक्स सतत है, बाकी के असतत है। बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लिखो इसको। इसको आपको घर में लिख लिख के सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब ये बहुत जानकारी वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़ोगे ना, अगर आपके 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी डिटेल में नहीं है, ग्राफ राफ नहीं बनाने आ रहा, तो आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाइए। क्लियर है ना। बट ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो एट द लास्ट हैं। ये हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए ग्राफ राफ बच्चे का मजबूत होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि डोमेन का कंसेप्ट आना चाहिए, प्रांत पता होना चाहिए कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी 11वीं क्लास की खिचड़ी लग जाएगी यहाँ पे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन 12वीं क्लास में आपके बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल के का मान ज्ञात कीजिए। आप परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड उठाइए, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। आपको समझ गए ना, एज फॉर एज एमपी बोर्ड कंसर्न आपको वैसे क्वेश्चन आएंगे। ये हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको पता चल गया होगा। इसमें 11th क्लास के पूरे कंसेप्ट लगे हैं, ग्राफ से शुरुआत ही हुई है। ठीक ना। तो इतने क्वेश्चन जिनमें बहुत पुरानी डिमांड हो रही है वो सब नहीं आते हैं आपको। बट बताऊंगा मैं पूरे, आपको जितना पूछोगे पूरा बताऊंगा। इस क्वेश्चन को लिख लो होमवर्क, इससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा, इसलिए लिख लो गुड क्वेश्चन है, होमवर्क इसको कॉपी में करिएगा। हाँ जी, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 26वां बेहद अच्छा क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अगर पेपर बनाऊं तो इस क्वेश्चन को दिए बिना मैं नहीं रह सकता हूं। ये क्वेश्चन मैं जरूर दूं, इतना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है फंक्शन का 2 मिजाज है। पहला फंक्शन कह रहा है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2 एक्स, कब,
जब x का मान π/2 के बराबर नहीं है, और 3 कब, जब x का मान π/2 के बराबर है। कह रहा है कि अगर यह फलन x इक्वल टू π/2 पर सतत है, x इक्वल टू π/2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत बहुत बधाई, आपने हमें पहले से ही कह दिया कि ये फलन जो है x इक्वल टू π/2 पर क्या है, सतत है, और π/2 पर सतत है, इसका मतलब फलन पर π/2 का मान बराबर f ऑफ π/2 माइनस h बराबर f ऑफ π/2 प्लस h। बोलिए हाँ। फलन का, अरे आ रहे हैं मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं भाई। फलन पर π/2 का मान कितना है बेटा, 3। समझ में आ गया ना। फलन पर π/2 का मान 3 है और f ऑफ π/2 प्लस h π/2 माइनस h। अब आप मुझे ये देखिए, π/2 से बड़े के लिए और π/2 से छोटे के लिए फलन अलग अलग दिया गया कि सेम दिया गया है? बोलो जी, सेम दिया गया ना। हाँ जी, तो जब दोनों के लिए फलन अलग अलग नहीं दिया गया है, सेम दिया गया है, तो आप क्या इसी फंक्शन में एक बार π/2 प्लस h करके और π/2 माइनस h करके अलग अलग टाइम पास करना चाहते हो कि एक बार में सॉल्व करना चाहते हो? एक बार में सॉल्व करना चाहते हो। या तो आप एक बार x की वैल्यू π/2 प्लस h रखो और एक x की वैल्यू π/2 माइनस h रखो, 2 बार में आपका सॉल्व होगा। या चाहो तो आप एक बार में सॉल्व कर दो। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। तो आप इसको लिख सकते हो f π/2 बराबर लिमिट x टेंड्स टू कितना, π/2 fx। हम सीधे लिमिट निकालेंगे, हम सीधे क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे π/2 पर। इसमें दोनों चीजें आ गई हैं, दाएं से भी बाएं से भी। कहे π/2 की तरफ जाना है, कहां से जाना है, चाहे दाएं से जाओ चाहे बाएं से जाओ। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का मिजाज एक ही है। x से π/2 से बड़े के लिए भी एक ही फंक्शन है, π/2 से छोटे के लिए भी एक ही फंक्शन। अगर अलग अलग फंक्शन दिया होता, ऐसा लिखा होता x ग्रेटर देन π/2 के लिए कुछ और, x लेस देन π/2 के लिए कुछ और, तो फिर भैया तब नहीं लगा पाते। बट अब यहां एक ही लगा पाएंगे। आ जाओ सॉल्व करते हैं। बोलो f π/2 का मान कितना दिया है, 3। लिमिट x टेंड्स टू π/2। हाँ, क्या फंक्शन है भाई साहब, x के cos x अपॉन पाई माइनस 2x। बोले जी हाँ या ना। k कांस्टेंट है, बाहर ले लो, लिमिट से कोई इसको मतलब होता नहीं, k बाहर आ गया है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था 11th क्लास में कि अगर इनके और इनके बीच में रिश्तेदारी दिखा करे, x और पाई के बीच में कहीं टर्म हो, तो कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुट करेंगे लेट x इक्वल टू π/2 प्लस कितना, h। मान लिया x इक्वल टू π/2 प्लस h पुट करते हैं, x इक्वल टू π/2 प्लस h। अगर x दौड़ लगाएगा π/2 की तरफ, x कहेगा अरे मुझे π/2 बनना है, तो h क्या बनना पड़ेगा, 0। अगर x टेंड टू π/2 देन h टेंड टू कितना, 0। हाँ या ना। तो चलो भाई पुट कर दो, 3 इक्वल टू k लिमिट, पूरी पिक्चर h में शिफ्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos π/2 प्लस कितना, h, और पाई माइनस 2, x की जगह कितना आएगा भाई, π/2 प्लस कितना बेटा, h। आराम से करो, 3 इक्वल टू k लिमिट h टेंड्स टू 0। सब पढ़ के आए हो। cos 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है। cos चेंज होगा साइन में, बोलो हाँ या ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस लगा दिया। इसको हल करो भाई साहब, पाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोलो कितना बचा, माइनस पाई। अरे 2 से 2 कैंसिल हुआ ना, माइनस पाई, और माइनस का कितना, 2h। पाई से पाई कैंसिल, मतलब 3 इक्वल टू k हाँ माइनस, लिमिट तो रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन कितना, माइनस साइन 2h। बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत है क्या, माइनस से माइनस के 2 को पकड़ के कहाँ लाओ, सबका मालिक, आइडेंटिटी याद है, साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x कितना होता था, 1 होता था। यानी कि 3 इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू 1, यस और नो। तो 2 उछल करके ऊपर जाएगा, तो k का मान कितना आया, 6। नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए जी, तो आपने ये देखिए, अभी तक देखा आपने सातत्य यानी कि कोई फलन सतत है या नहीं है, इस चीज की जानकारी आपने प्राप्त कर ली। बहुत जरूरी था कि किसी फलन के बारे में पता करना कि कोई फलन सतत है या नहीं है। सतत के बाद आपने देख लिया कि कोई फलन अवकलनीय है या नहीं है, मतलब उस पर हम टेंजेंट खींच पा रहे हैं, उस पर हम स्लोप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, वो थी अवकलनीयता। अब तीसरी बात आती है, अवकलनीयता तो हो गई, अब अवकलन कैसे होगा। तो अवकलन के लिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था प्रथम सिद्धांत अवकलन। कौन सा,
अवकलन का मूल सिद्धांत वही है, वहीं से अवकलन बना, वहीं से फॉर्मूले सारे आए हैं। तो अब आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले जो 11वीं क्लास में आप पढ़ करके आए हैं वो आपको पता होने चाहिए। आई होप सबको पता है पूरे फॉर्मूले ना। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x। और x की पावर n का क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। लिख लीजिए यदि नहीं याद है तो, a की पावर x log a। x का फलन a की पावर x log a। ओके, ये भी क्या चरघातांकी फलन है। e की पावर x का भी क्या होता है, एक्चुअली होना इसका भी वही था, e की पावर x log e ही होना था, बट किस्मत से log e का मान कितना होता है, 1। तो बचता क्या है, e की पावर x ही बचता है ना। तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a। ठीक है जी। तो पहली चीज तो है सामान्य अवकलन। सामान्य अवकलन तो आप लोग वैसे ही कर लोगे, कैसे वाले, घटिया वाले अवकलन, d/dx ऑफ x की पावर 4 प्लस log x। भाई ये अवकलन 11वीं क्लास वाले हैं, ये आपको नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा इसका, 4x³ प्लस 1/x। ये आपको नहीं आएगा क्योंकि ये 11वीं क्लास वाले हैं। समझ में आया, आपको थोड़े हाई लेवल के आएंगे। और साथ ही साथ 2 रूल, गुणन का रूल और भाग का रूल। पता है कि नहीं पता है, गुणन का रूल और भाग का रूल, यदि नहीं पता तो जल्दी से सीख लीजिए। u इंटू v, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। भैया u को बाहर छोड़ो, किसको निपटाओ, v को। फिर इसके बाद v को बाहर छोड़ो और किसको निपटाओ, प्रथम को। एक रूल ये हो गया। दूसरा भाग वाला रूल सीख लीजिए, लिखो मत, इधर ध्यान दो। इक्वल टू, वही मैंने बताया था, फल गिरा, फल पहले कौन खाएगा, ऊपर वाला, और नीचे वाला बैठा रहेगा, तो v बाहर बैठ के देखेगा, फल के मजे कौन लेगा, ऊपर वाला। बट जब वो खा लेगा तो थोड़ा सा फल कम हो जाएगा, कमी को दिखाने के लिए माइनस, और फिर ऊपर वाला देखेगा और कौन फल खाएगा, नीचे वाला, और नीचे आता है v का स्क्वायर। तो ये रूल थोड़े से याद कर लीजिए, ये 2 रूल आपको हर जगह काम में आएंगे, क्योंकि ये क्लास 11वीं वाले रूल हैं, इनसे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल वाले तो आपको बनने लग गए हैं, बट अब हमारे सिलेबस में जो है फलन जिसको हमको सॉल्व करना है, अवकलन करना है, उस फलन का टाइप क्या है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं 2 बातें हैं, y = fx, y = fx, मतलब फंक्शन f की चक्की में कौन पिस रहा है, x। f नाम की चक्की है, उसमें कौन पिस रहा है, x। समझ गए ना, मतलब x पर कौन निर्भर कर रहा है, f। जैसे चक्की गेहूं पे निर्भर करती है, बोलिए हाँ है ना। तो f पर कौन पिस रहा है, x पिस रहा है। समझ में आया ना। तो ये सीधा सिंगल बार फंक्शन है, एक ही बार फंक्शन है, इसमें कोई कंपोजिट नहीं है, इसमें कोई कंपोजिट नहीं है। बट यदि मैं कहूं y = g ऑफ f ऑफ x, बोलो तो x पे कौन निर्भर कर रहा है, f। और जो fx है उस पूरे पर कौन निर्भर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो मतलब यहां पर कई बार निर्भरता है, तो ऐसे फलनों को बोलते हैं संयुक्त फलन। क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपने लिख दिया log sin x, लियो भाई साहब, log sin x, ये साइन किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। बट log किस पर निर्भर कर रहा है, हाँ log किस पर निर्भर कर रहा है, sin x पर। समझ में आया, मतलब यहां पर log की निर्भरता सीधे x पर नहीं है, sin x पर है। तो अभी तक कैसे क्वेश्चन करते थे आप, जिसमें सीधे सीधे निर्भरता किस पे हुआ करती थी, x पे। बट अब जो है निर्भरता बदल जाएगी, अब सीधे सीधे फलन आपका फंक्शन x पे डिपेंड नहीं करेगा, एक बड़े फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसा फलन जिसमें आपका फंक्शन सीधे सीधे वेरिएबल पे डिपेंड ना करे, सीधे सीधे वेरिएबल पे डिपेंड ना करे, सीधे सीधे x पर डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, उसको बोलते हैं संयुक्त फलन। और ऐसे फलन की ट्रिक है, जो दे टेंशन उसको मान लो t, टेंशन को क्या मान लो, t। और फंक्शन से कहो काश तुम वही होते जैसे हमने तुम्हें देखा था, जैसे तुम हमें पहली नजर में टकराए थे, आज भी तुम अगर वही होते तो बड़ा मजा आता। जैसे मैं बोलूं log sin x, हाँ या ना, तो log का पहला फंक्शन आपके नजर में क्या पड़ा, log x, तो काश तुम log x होते, हाँ या ना, काश तुम log x होते। अब भैया x तो खुद वेरिएबल में बैठा है, तो x तो हो नहीं सकता है, तो इसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। इसका नाम क्या दे देंगे आप, t। क्या नाम दे देंगे, t। तो हर फंक्शन से पूछो कि काश तुम ये होते, काश तुम वो होते, जैसा हमने तुम्हें पहली बार देखा था वैसे तुम होते,
तो बड़ा मजा आता। समझ में आया ना? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है y बराबर साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3। क्या है? साइन 2x प्लस 3। मन किसका आपका अवकलन जानता है? साइन x का। किसका जानता है? काश तुम साइन x होते। अब x तो हो नहीं सकता क्योंकि x तो खुद ही बैठा हुआ है, तो उसको क्या ले लो? t ले लो। क्या ले लो? t ले लो। ठीक है ना? अपन को क्या निकालना है? dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो इसको सबसे पहले t ले लो, तो लेट 2x प्लस 3 बराबर कितना बेटा? t। अब इसको यहां पर अवकलित कर दो। क्या कर दो? अवकलित कर दो। तो dt बाई dx, dt बाई dx। बोलो जी, 2x का अवकलन कितना आएगा? 2। 3 का कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि 2 बराबर dt बाई dx। हुआ कि नहीं हुआ? हम पहुंच गए समाकलन में। थोड़ा सा यहां पे चलिए, हाँ यहां पर लिखना था 2x प्लस 3 को आपने क्या मान लिया था बेटा? t मान लिया था ना। चलिए, तो y इज इक्वल टू साइन t। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आहा, मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा देख करके, क्योंकि ये तो हमसे बनता है, हाँ या ना? मगर अब अवकलन करते हैं। प्रश्न ने किसके सापेक्ष अवकलन करने को बोला है? x के सापेक्ष करते हैं। चलाया इंजेक्शन, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx, और यहां पर क्या है? साइन t। इंजेक्शन काय का है? मरीज काय का है? ये x का मरीज इंजेक्शन t को ठीक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, अवकलित कर नहीं पाएगा। भाई मैं दूसरे ग्रह का प्लानट हूं, तुम दूसरे के हो, मैं कहां से कर पाऊंगा? मैं t का वेरिएबल हूं, तुम x के वेरिएबल। बोलो हाँ है ना? तो अदला बदली होगी। d के नीचे क्या फिट किया? dt, और यहां पर क्या हुआ? साइन t, और ऊपर dt बाई dt से dt क्या हो रहा है? हिसाब बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा? बट अब तो आपको पता है कि साइन x का अवकलन अगर cos x होता तो साइन t का क्या होगा? cos t। होगा कि नहीं होगा? और d बाई dx। अब t का मान वापस पुट करो, क्योंकि क्वेश्चन अपना t को जानता नहीं है। t तो हमारी लेन देन है, तो t के वैल्यू पुट कर दीजिए 2x प्लस 3। चलिए, तो cos t 2x प्लस 2 का अवकलन कितना? 2, और उसका तो 0 हो गया। बोलो हाँ। तो आंसर कितना आ गया? 2 cos t। पहले 2 cos t का मान पुट करिए 2x प्लस 3। आई बात समझ में ना? तो ये तो हो गई इसकी पूरी मेथड। क्या हो गई इसकी? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, जो आपको इस्तेमाल यहां पर नहीं करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना है। y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3। चलिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक को मैं बोलता हूं डंडा मेथड। कौन सी मेथड? एक डंडा ले लीजिए और आराम से चलाते जाइए। एक एक फलन पे एक बार ही चलेगा डंडा। सबसे पहले डंडा किस पे चला? साइन का। साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस। अब आगे कुछ आपने देखा नहीं, तो वो x ही है, तो कॉस 2x प्लस 3। आगे कुछ नहीं देखा ना आपने? हाँ, डंडा कॉस पे चला है। चलिए आगे डंडा चलाइए, 2x पर डंडा चलाइए। बोले 2x का अवकलन कितना होगा? हाँ, आगे डंडा चलाइए, प्लस 3 का अवकलन कितना होगा? 0। आंसर 2 cos 2x प्लस 3। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? तो इसको बोलते हैं डंडा मेथड। कौन सी मेथड? डंडा मेथड। इसमें डंडा चलाना पड़ता है, तो इसको अपन ने ऐसे साइन 2x प्लस 3 को इस तरीके से अपन ने समझ लिया। बोलो बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब जैसे मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दूं, y बराबर cos log 2x प्लस 3। आइए देखते हैं डंडा मेथड से, देखो कितने आराम से सॉल्व हो जाएगा। वैसे आपको करने के लिए देखो पहले 2x प्लस 3 को t लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। फिर log t बन जाएगा, तो log t को u लेना पड़ेगा पहले। भाई कितने बार यहां पर कंपोजिशन है? 3 बार। x पर निर्भर कर रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 पर निर्भर कर रहा है log, और log पर निर्भर कर रहा है क्या? cos। समझ गए? मतलब 3 बार कंपोजिशन है, मतलब आपको 2 बार t मानना पड़ेगा, या 1 बार t या 1 बार u, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। बट डंडा मेथड से देखते हैं। सबसे पहले डंडा किस पे चलेगा? cos का कितना होता है? माइनस साइन, तो x का काम कौन कर रहा है? log 2x प्लस 3। डंडा आगे बढ़ाओ, किस पे चला? log पे, तो log का क्या होता है? 1/x, तो 1/2x प्लस 3। डंडा आगे बढ़ाओ, हाँ 2x का कितना? 2, और 3 का कितना? 0। आंसर आ गया भाई साहब। कोई दिक्कत है? इस तरीके से कर लेंगे। बट ये कॉम्पिटेटिव की मेथड है, इसको आप बोर्ड से एग्जाम में करके नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। अब जितने भी प्रकार के कंपोजिट फंक्शन आएंगे आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 5, e की पावर x स्क्वायर प्लस 5। मन ने कहा काश तुम e की पावर x होते। इस e की पावर क्या होते? x होते। कुछ नहीं तो x स्क्वायर प्लस 5 को क्या मान लो? t मान लो। तो यहां पे बन गया क्या? e की पावर, और मन में याद रखना t बराबर है कितना? x स्क्वायर प्लस 5। यस और नो?
ठीक है ना। तो e की पावर t, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर t। टिंग टोंग घंटी बजेगी, t मना कर देगा, तो डी बाई डी टी ई की पावर, और डी टी बाई कितना dx। e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x होता, तो e की पावर t का e की पावर t ही होगा, d बाई डी एक्स। टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5, तो e की पावर t एक्स स्क्वायर का कितना और 5 का कितना, तो आंसर आ गया 2x, और e की पावर t का मान वापस पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस 5। आ गया समझ में ना। तो सीधी बात है, जो दे टेंशन उसको मान लो t, जो टेंशन दे रहा उसको क्या मान लो t मान लो। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब आइए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा है। सर इसको डंडा मेथड कैसे चलेगा, तो y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बेटा पहला डंडा किस पे चला, e पे, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x यही होता है, बोलो हाँ। अब डंडा ऊपर जाएगा क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, पहला डंडा किस पे चला x पे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और 5 का कितना आ गया आंसर। ठीक है जी, यस इस तरीके से। तो चलिए शुरू हो जाइए, करते हैं एक्सरसाइज अपन कौन सी भाई साहब 5.2 और 5.3। सारे एग्जाम्पल पहले लगाइए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगाइए।